मॉर्निंग प्राइम में अब खबर जम्मू कश्मीर से है। जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार दिलचस्प मुकाबला होने वाला है, क्योंकि पहली बार जम्मू कश्मीर के दो पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद आमने सामने हैं। 7 मई को अनंतनाग राजौरी सीट पर मतदान होना है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं, तो वहीं अब महबूबा मुफ्ती भी मैदान में उतर गई हैं। तो जम्मू कश्मीर की अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट पर इस बार, जैसा हमने आपको बताया, मुकाबला बेहद दिलचस्प रहने वाला है। पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब दो पूर्व सीएम महबूबा मुफ्ती, गुलाम नबी आजाद एक दूसरे के आमने सामने हैं। 7 मई को ये जो सीट है इस पर मतदान होना और सबकी आंखें इस सीट पर लगी रहेंगी। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री रहे दो कद्दावर नेता चुनावी मैदान में दो हाथ करने वाले हैं। एक तरफ है पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती और उनको टक्कर दे रहे हैं कांग्रेस छोड़कर अपनी पार्टी बनाने वाले गुलाम नबी आजाद। दोनों ही जम्मू कश्मीर की सत्ता संभाल चुके हैं। अनंतनाग राजौरी सीट से लोकसभा पहुंचने की तैयारी में है। गुलाम नबी आजाद पहले ही अनंतनाग राजौरी सीट से चुनाव लड़ने का ऐलान कर चुके हैं। वहीं महबूबा मुफ्ती अब मैदान में उतरी हैं। पहले ये अनंतनाग लोकसभा सीट हुआ करती थी, लेकिन 2 साल पहले डिलिमिटेशन के तहत हुए बदलावों के बाद उसका नाम अनंतनाग राजौरी हो चुका है। डिलिमिटेशन से पहले अनंतनाग सीट से महबूबा मुफ्ती 2 बार जीत चुकी है, एक बार 2004 में और फिर 2014 में। दक्षिण कश्मीर के उस इलाके में उनकी पार्टी की अच्छी पकड़ मानी जाती है, जबकि गुलाम नबी आजाद इस इलाके से पहली बार मैदान में है। लेकिन ये बात महबूबा की डगर आसान बनाने की गारंटी नहीं। ऐसा इसीलिए क्योंकि डिलिमिटेशन के बाद अनंतनाग का पूरा सियासी गणित बदल गया है। ऐसे में अनंतनाग राजौरी सीट से किसी भी नेता की जीत का अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल है। और मेरे सहयोगी रिफत अब्दुल्ला इस वक्त सीधे हमारे साथ श्रीनगर से जुड़ रहे हैं। रिफत, 7 मई की ये जो डेट है बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाली है अनंतनाग राजौरी सीट। बिल्कुल पंकज, आपने सही कहा, क्योंकि दो जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं उनका मुस्तकबिल दाव पे लगा है, क्योंकि महबूबा मुफ्ती भी वहां पे चुनाव लड़ रही है और गुलाम नबी आजाद भी। गुलाम नबी आजाद पहली बार वहां पे पार्लियामेंट इलेक्शंस में उतरे हैं, लेकिन महबूबा मुफ्ती इससे पहले 2 बार मेंबर पार्लियामेंट रही है अनंतनाग सीट से और इस बार भी वो कॉन्टेस्ट कर रही हैं, क्योंकि कल ही उन्होंने अनाउंस किया कि अब महबूबा मुफ्ती जो है वहां से चुनाव लड़ेंगी। और उसके अलावा मियां अल्ताफ मैदान में है नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से, क्योंकि यह समझा जा रहा था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस का स्ट्रांग होल्ड रहा है पूरे अनंतनाग पार्लियामेंट सीट पे, क्योंकि लगातार वो वहां से जीतते आए हैं। जो 2019 में चुनाव हुए थे वहां से हसनैन मसूदी जो हैं वो जज थे हाई कोर्ट के, और उसके बाद वो चुनावी मैदान में आए थे और उन्होंने नेशनल कॉन्फ्रेंस की टिकट पे वहां से जीत दर्ज की थी। तो इस बार मुकाबला बहुत सख्त होगा अनंतनाग पार्लियामेंट सीट पे। सबकी नजरें इसीलिए इस पे होंगी क्योंकि 2 फॉर्मर चीफ मिनिस्टर इस बार जो है चुनावी मैदान में उतरे हैं, और अब कौन जीत दर्ज कर पाएगा ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इस बार थोड़ा सा डिफिकल्ट इसलिए भी चुनाव है क्योंकि इस अनंतनाग पार्लियामेंट सीट के साथ राजौरी और पुंछ के इलाके जोड़ दिए गए हैं, जबकि पुलवामा और शुपाया या राजपोरा के एरिया जो है वो काट दिए गए हैं। तो उसका मतलब है कि डिलिमिटेशन के बाद जो स्ट्रक्चर बना है, रीड्रॉन हो गई है बाउंड्रीज, उसमें किसको फायदा होगा ये अभी कह पाना मुश्किल है। हालांकि बीजेपी ने अभी अपना कैंडिडेट जो है मैदान में नहीं उतारा है। जरा ये बताएं कि 370 हटने के बाद ये चुनाव होने जा रहा है, तो ऐसे में जो आवाम है उनकी नब्ज को कहीं ना कहीं पकड़ने की कोशिश आपने की होगी। क्या कह रहे हैं लोग? पलड़ा किसका भारी नजर आ रहा है? देखिए पंकज, ये बात तो साफ है, इस बार कोई बाइकॉट ऐसा नहीं होगा, और दूसरा वोटिंग की परसेंटेज जो है बहुत ज्यादा बढ़ सकती है पिछले चुनाव के मुकाबले में। हालांकि अगर हम 2019 के चुनाव की बात करें, श्रीनगर पार्लियामेंट सीट से सिर्फ 7% की वोटिंग हुई थी, लेकिन इस बार ब्रिस्क पोलिंग एक्सपेक्ट की जा रही है, क्योंकि कोई बाइकॉट की कॉल नहीं है और लोग उस मूड में भी नहीं दिख रहे हैं। लोग जाएंगे, अपनी मर्जी से वोट देंगे। तो ऐसे में अब देखना होगा कि उसका क्या असर पड़ेगा, क्योंकि पिछले 30-34 साल से जो कुछ भी यहाँ पे पोलिंग का प्रोसेस रहा उसमें कभी बॉयकॉट होता था, कभी लोग वोट नहीं देते थे, कैंडिडेट्स मुख्तलिफ तरीके के होते थे। लेकिन इस बार हर कोई जो है चुनावी मैदान में इसलिए उतरा है कि वो जीत जाए। इससे पहले जो है काफ़ी जगहों पे पोलिंग इसलिए होती थी ताकि पोलिंग की परसेंटेज बढ़े या बहुत ज़्यादा कैंडिडेट सामने आते थे। लेकिन इस बार जो है अब देखना होगा कि लोगों का मूड क्या रहेगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से अगर समझा जाए कि उनके मंशूर में था कि 370 हटाना है, क्या बीजेपी को कश्मीर से अब
बहुत ज्यादा वोट्स हासिल होंगे। अगर उनको बहुत ज्यादा वोट्स हासिल होंगे तो उसका मतलब है कि बीजेपी के साथ भी अब कश्मीर के लोग हैं। अगर नहीं तो ये कहा जा सकता है कि जो ट्रेडिशनल पार्टीज यहाँ पे रही हैं, चाहे पीडीपी हो, नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, कांग्रेस हो या बाकी पार्टीज है, अगर उनकी वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रही तो उसका मतलब है कि उनके साथ आज भी लोग हैं। अब देखना होगा कि कौन खास तौर से, क्योंकि 3 सीट्स पे अब पीडीपी ने भी कश्मीर की 3 सीट्स पे कैंडिडेट्स उतारे हैं और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भी, और बाकी पार्टियां जो है वो भी मैदान में है। अब कौन बाजी मारेगा ये तो अब जून में ही पता चल पाएगा। बिल्कुल, ये जून में ही पता चल पाएगा। जरा संक्षेप में बताइएगा रिफत कि बीजेपी ने अभी थोड़ी देरी की है, उन्होंने अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है, उस देरी की वजह क्या, और इस बार जो यूथ है वो काफी निर्णायक साबित होगा क्योंकि यंग मतदाता जो है पहली बार वोट कर रहा है, उनका वोट काफी अहम माना जा रहा है। देखिए पंकज, ना सिर्फ यंग वोटर्स बल्कि जो यहाँ पे वोटर्स हैं उनकी परसेंटेज कितनी रहेगी उस पे भी सबकी नजरें होंगी, क्योंकि 2019 के साथ कंपैरिजन किया जाएगा, 14 के साथ या उससे पहले जितने भी यहाँ पे पार्लियामेंट इलेक्शंस हुए, 2009 में भी पार्लियामेंट इलेक्शन हुए, तो इसमें अब सबकी नजरें इसी पे होंगी कि कितना परसेंटेज रहेगा। देखिए, अगर परसेंटेज भी बहुत ज्यादा रहेगी तो उसका मतलब है कि सरकार जो है, भारत सरकार या बीजेपी, वो यही कहेगी कि ऐसे हालात यहाँ पे बनाए गए कि आप देखिए कि पहले लोग वोट देने भी नहीं आते थे, डेमोक्रेटिक प्रोसेस में नहीं आते थे, लेकिन अब बहुत ज्यादा लोग जो है वो सामने आए, उन्होंने वोट किया, तो उसका भी वो क्रेडिट जरूर लेना चाहेंगे, क्योंकि कश्मीर पे बहुत ज्यादा पॉलिटिक्स हो रही है और पहले से होती आई है, आज नहीं 1940 से होती आई है, तो इस पे सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन खास तौर से जिस तरीके से आपने ये कहा कि जो यंग वोटर्स हैं वो जरूर इस बार ऐसा लगता है कि सामने आएंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए आपका रिफत अब्दुल्ला, श्रीनगर से हमारे साथ जुड़े। तो बहुत इंटरेस्टिंग इस बार चुनाव होने वाला है अनंतनाग राजौरी में, क्योंकि यहां 2 पूर्व सीएम यानी महबूबा मुफ्ती और गुलाम नबी आजाद एक दूसरे को टक्कर दे रहे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। चलिए, मॉर्निंग प्राइम में अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने रविवार को मुख्तार अंसारी के पैतृक आवास मोहम्मदाबाद जाकर अंसारी परिवार से, उनकी फैमिली से मुलाकात की और मौत पर शोक संवेदना भी व्यक्त की। लेकिन इस मुलाकात के राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज है। जहां एक तरफ अखिलेश यादव ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य, डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के, उन्होंने अखिलेश यादव पर ही सवाल खड़े कर दिए। तो आपको बता दें, अखिलेश यादव ने अंसारी परिवार से मुलाकात की है, तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, और यहां जो ये मुलाकात हुई है इसको लेकर अब बीजेपी ने कई सारे सवाल खड़े कर दिए हैं और दोनों ही तरफ से सवाल खड़े हो रहे हैं। अखिलेश यादव ने मुख्तार की मौत पर योगी सरकार पर निशाना साधा है, तो वहीं केशव प्रसाद मौर्य जो डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने ये जो विजिट किया, उन्होंने फैमिली का, अंसारी परिवार के फैमिली से मिलने गए, उस पर अब सवाल खड़े कर दिए। जो घटना हुई है वो शॉकिंग थी सबके लिए, पूरे परिवार के लिए और आम जनता के लिए। और तब बहुत ज़्यादा शॉकिंग है कि मुख्तार अंसारी ने खुद कहा कि उसको जहर दिया जा रहा है, और वही बात सामने आई